तो अब हम करेंगे टैक्स इनवॉइस नोट। तो सबसे पहले हमने रिमूवल का मतलब देख लिया। जब आप डिस्पैच कर दो ऑफ द गुड्स फॉर डिलीवरी के लिए और आपने कलेक्शन कर लिया रेसिपेंट ने और रिमूवल कंप्लीट हो गया। टैक्स इनवॉइस सोर्स वैन शुड अ टैक्स इनवॉइस, हम टैक्स इनवॉइस कब इशूड करें किसके, गुड्स के केस में। गुड्स के केस में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, गुड्स के केस में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जब आप रिमूव कर रहे हो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व एनी अदर केस में जब आप क्या कर दो डिस्पैच मतलब कि अवेलेबल करवा दो, गुड्स मेड अवेलेबल टू रेसिपेंट, डिलीवर टू रेसिपेंट और अवेलेबल टू द रेसिपेंट। व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूस सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई का क्या मतलब है, कंटिन्यूस सप्लाई का क्या मतलब है, कंटिन्यूस, आप कंटिन्यूस सप्लाई करते हो। कंटिन्यूस सप्लाई मीन्स सप्लाई विच प्रोवाइडेड एग्रीड टू, जो हम गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स, अच्छा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, या तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं या तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं या हम प्रोवाइड करेंगे, एग्री हुए प्रोवाइड करने के लिए कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर और नॉट बाय मीन्स, भले ही वो केबल हो या वायर हो पाइपलाइन हो, और फॉर विच सप्लायर इन्वॉइसेस, सप्लायर क्या करता है, सप्लायर इन्वॉइसेस द रेसिपेंट ऑन रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस, सप्लायर इन्वॉइस करता है रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस और इंक्लूड करता है इसमें सप्लायर ऑफ गुड्स गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज बी नोटिफाइड। तो कंटिन्यूस सप्लाई ये होता है, क्या करते हो आप एग्री करते हो गुड्स को कंटिन्यूसली प्रोवाइड के लिए, या एग्री टू बी प्रोवाइडेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूस और रिकरिंग बेसिस वेदर और नॉट मीन्स आई एम सप्लाइंग A4 size bundle of paper to an advocate office. I submit the account of total supply to made in a 2 month for a period of alternate month. Total supply is made during 2 month. मैंने कंटिन्यूस 2 months करा, पीरियड ऑन 25th क्या है मैं सप्लाई कर रहा हूँ A4, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सप्लाई कर रहा हूँ A4 बंडल ऑफ पेपर, मैं सप्लाई कर रहा हूँ A4 बंडल ऑफ पेपर किसको, एडवोकेट ऑफिस को, एडवोकेट ऑफिस को। मैंने सबमिट करा अकाउंट ऑफ टोटल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग 2 month, टोटल सप्लाईज मैंने 2 महीने में कितना करा, पीरियड ऑन द 25th अल्टरनेट डे। तो कंटिन्यूस सप्लाई में एटलीस्ट 3 months होने चाहिए, 3 months। तो ये कंटिन्यूस सप्लाई, डू यू इशू इट, डू आई हैव, क्या मुझे इशू करना है इनवॉइस ईच टाइम आई डिस्पैच बंडल, जब भी मैं डिस्पैच करता हूँ बंडल। कंटिन्यूस सप्लाई तो पीरियोडिक करोगे आप, पीरियोडिक। तो वेयर द अंडर कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्विंग पीरियोडिक इन्वॉइसेस और पेमेंट इन्वॉल्व है क्या, पीरियोडिक इन्वॉइस और पेमेंट, द इन्वॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट और रिसिट और पेमेंट। अगर क्या है प्रोविज़न बैंक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो बिफोर एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, मतलब या तो सक्सेसिव स्टेटमेंट से पहले इशू करो या तो एट द टाइम ऑफ, और या तो सक्सेसिव पेमेंट से पहले इशू करो या तो एट द टाइम ऑफ, shall be issued, so be issue at the time of statement of account or receipt of payment। due date of payment on or before, due date of payment ascertainable in a contract। हम ड्यू डेट क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं भैया ये मेरी ड्यू डेट है, तो ऑन सच डेट, वही डेट क्या होगी वहाँ पे आप इशू कर दो। अगर ड्यू डेट असर्टेबल नहीं है तो जब पेमेंट रिसीव होगी तब कर दो। और इफ़ इवेंट आर फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट तो लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट, तो लास्ट डेट होगी कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट। तो इस केस में कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हो आप गुड्स का, टैक्स इनवॉइस हैज़ टू बी लेटेस्ट ऑफ टाइम ऑफ सबसिस्टिंग स्टेटमेंट एवरी टाइम फॉल्टरनेट 25th को
25 को मैं एडवोकेट को दे रहा हूँ कंटिन्यूस सप्लाईज मेड ड्यूरिंग 2 मंथ्स। तो या तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्विंग पीरियोडिक इन्वॉइसेस और पेमेंट shall be issued before continuous supply of goods में इन्वॉल्व है पीरियोडिक इन्वॉइसेस और पेमेंट। तो इन्वॉइस करो बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रिसिट ऑफ। What is the time period within which invoice has to be issued? What is the time period? कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें within which invoice has to be issued where the goods being sent taken on approval for sale 6 month और जब वो अप्रूव कर दे इसमें से जो अर्लियर होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई 6 month from the date of approve which is earlier before or at the time of supply 6 months of removal बिफोर जब आप सप्लाई कर रहे हो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑन अ रेंटल अप्रूवल बेसिस। तो बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई या तो पहले कर दो सप्लाई करने से पहले और या तो आप सप्लाई कर रहे हो और 6 months इसमें से जो अर्लियर होगा। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू रेज एन इनवॉइस फॉर सर्विस? सर्विस के केस में आप इनवॉइस कब रेज करोगे? सेशन ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू करोगे? सर्विस के केस में आप इनवॉइस कब इशू करोगे? कल 2 टेस्ट है ना, आज लॉ का है, कल 2 है। RDT1 और SCMP4 के तूने प्रैक्टिकल दबा लिया, थ्योरी बाकी है। FR2 कहाँ से कर देगा? इम्पॉसिबल है। फिर उसके अगले दिन क्या है, DT का है, DT भी है, PGP भी है और SFM भी है। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। इतना हल्के में क्यों ले रहा है, डोंट नो। इतने सारे गैप थे तो तूने 1 वाला दिए, यहाँ पे तो गैप ही नहीं है। हाँ, सर्विस के केस में क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस फॉर सर्विस के केस में पहला, अगर नॉर्मल केस है तो विद इन 30 days कंप्लीशन ऑफ सर्विस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस।
इन केस ऑफ इंश्योरर और अ बैंकिंग कंपनी, सर्विस दी है तो मैंने जैसे उसको दी, मैंने किसको दी, मैंने उसको दी यार, सुरेंद्र को दी, तो विद इन अ पीरियड 30 दिन के अंदर आप क्या कर दो, इन्वॉइस इशू कर दो फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इन केस ऑफ इंश्योरर बैंक है तो 45 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड इंश्योरर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड NBFC, तो इन केस ऑफ इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंक्लूडिंग एन NBFC, इंश्योरर or telecom operator or any other class of services as may notified by the government on the recommendation of the council, to making taxable supply service between the distinct person as specified। अगर वो इनको देते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन को तो क्या करना है, तो मे इशू इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, रिकॉर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जब वो रिकॉर्ड करेगा क्या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर, और बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग द सप्लाई। अगर कोई बैंकिंग फाइनेंशियल ये है वो है, क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है डीम डिस्ट्रिक्ट, तो जब वो रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में और लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर, इसमें से सही है भैया, लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर, और जब उसने सब रिकॉर्ड करा अपनी बुक्स में, इसमें से जो अर्लियर होगा उसने 45 दिन है, ठीक है। मीनिंग, व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ पे गुड्स था, तो एज पर द सर्विस प्रोवाइडेड आर एग्री टू बी प्रोवाइड कंटिन्यूसली फॉर अ रिकरेंट बेसिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट शुड पीरियड एक्सीडिंग 3 months विथ पीरियोडिक ऑब्लिगेशन, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सप्लाई, आप क्या कर रहे हो, सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, 3 months किस में, सर्विस में, आप जो गोड के लिए बोल रहे थे वो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस में है 3 months विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच इनवॉइस हैज टू बी इश्यूड इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो स्टेटमेंट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, इसमें से जो अर्लियर है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर असर्टेनेबल है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर ड्यू डेट ये गुड्स है और ये सर्विस है, इसमें से अगर ड्यू डेट पेमेंट में असर्टेनेबल तो ड्यू डेट होगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट नहीं असर्टेनेबल है तो जब आप कंप्लीशन ऑफ सर्विस और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जब आपने पेमेंट रिसीव करी और पेमेंट इज़ लिंक्ड टू कंप्लीशन, तो कब कंप्लीट हो जाएगा, डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। अगर ड्यू डेट है तो ड्यू डेट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो जब उसने पेमेंट दी तब मान लेंगे कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इनवॉइस इशू करना, व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच इनवॉइस इशू कर देना चाहिए ऑन ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। राज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग फॉर अ क्लाइंट, द क्लाइंट रिक्वायर्ड टू पे हिम कंप्लीशन ऑफ प्लिंथ फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, वैन शुड द इनवॉइस टू बी रेड, प्लिंथ फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, क्योंकि इसने बोला देयर द इनवॉइस शुड बी रेज ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्लिंथ फर्स्ट फ्लोर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड फ्लोर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, कंप्लीशन तो डेट ऑफ कंप्लीशन है। एमबीएम क्या है, केयर टेकर्स, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज
ऑफ रिपेयर की सर्विसेज दे रहा है एंड मेंटेनेंस की ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेंटेनेंस की सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ऑन 1 अप्रैल it has entered into an annual maintenance contract with P for its air conditioner and washing machine. As per the terms of contract, maintenance service will be provided on the day first day of each quarter, the relevant financial year, and payment for the same will also be due when the service is rented. मतलब पेमेंट की एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड। मेंटेनेंस सर्विस कब प्रोवाइड होगी? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो मतलब क्या सर्टेनेबल है? डेट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। देयरफॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर of the relevant financial year, and the payment same will also be due on the same service. During the year it provided service on 1 April, July and January. फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, सारी एक एक को दी ऑन और बिफोर। ड्यू डेट मेरे को पता है पेमेंट की, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। In accordance with the contract, when should BMB take a issue invoice? Therefore, BMB should take a issue invoice on or before 1st April, 1st July, 1st January. एक आपने क्या करा है? Contract provided or agreed to be provided continuous on recurring basis under a contract for a period not for a period exceeding 3 months, for a period exceeding 3 months or periodic with the periodic payment obligation. Therefore, in the given situation, continuous supply the service. अब issue of invoice, अबे श्रेया लिमिटेड हैज़ अंडरटेकन अ कॉन्ट्रैक्ट, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर 28 डेज फॉर 28,000 रुपये का। हाउएवर आफ्टर 10 days द सर्विस हैज़ स्टॉप, शुड श्रेया लिमिटेड रेज इनवॉइस। अब उसने बोला कंटिन्यूस सप्लाई तब होगा जब अब 3 महीने होगा, पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन होगा और एग्री सप्लाई करेगा सर्विस, एग्रीड होगा, प्रोवाइडेड इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। शेयर लिमिटेड इट हैज़ अंडरटेकन अ कॉन्ट्रैक्ट, मैन पावर का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि वो मैन पावर सप्लाई करेगा, सर्विस दे रहा है, तो क्या उसको इशू करना चाहिए इनवॉइस? एज पर 31(6) के अकॉर्डिंग वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस, अगर क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अगर ख़त्म हो जाता है, इनवॉइस हैज़ टू बी इशूड एट द टाइम ऑफ सप्लाई सीजेस, जहाँ पे ख़त्म हुआ दैट इज 10th में, तो द इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बिफोर इट्स इशूड, द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई डिटरमाइन प्रोपोर्शनेट 10,000 रुपये। समझ गया? अगर आपका सर्विस सीसेशन हो जाता है बिफोर द कंप्लीशन, इनवॉइस आप इश्यू करते हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जहाँ पे वो एट द टाइम और जहाँ पे वो सप्लाई सीसेशन हो गया, और प्रोपोर्शनेट ले लो। रिवाइज्ड इनवॉइस, ये रहा रिवाइज्ड इनवॉइस। एमटीपी में बहुत पूछा है ये। अच्छा, ये रहा ना सीसेशन ऑफ सर्विस, टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस एंड इनवॉइस ओनली एक्सटेंड सप्लाई मेड बिफोर सीसेशन। जैन एंड सन्स इज अ ट्रेडर डीलिंग इन अ स्टेशनरी आइटम, ठीक है, इट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड अंडरटेकन द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द डे।
उस रजिस्टर्ड था जीएसटी में, उसने फॉलोइंग क्या करा, फॉलोइंग सेल्स करी। राघव ट्रेडर को 190 रुपये का, ध्रुव इंटरप्राइजेज को एक अनरजिस्टर्ड डीलर है 358 का, गौरव अ पेंटर है अनरजिस्टर्ड है 500 रुपये का, ओब्राय ऑर्फनेज एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी 128 का, 188। आंध्र प्रदेश स्टूडेंट है अनरजिस्टर्ड, एक ही रजिस्टर्ड पर्सन को रिक्वायर्ड टैक्स इनवॉइस, किसी को टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए। राघव ट्रेडर बीइंग अ कंपोजिशन डीलर, determine in respect of which of the above supplies Jain and Sons may issue consolidated tax invoice instead of tax invoice at end of the day। क्या वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? रिवाइज इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिडेंट टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिवाइज इनवॉइस तो तब इशू करते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, बट ये कंसोलिडेटेड पूछ रहा है। डिटरमाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव सप्लाई चैनल्स में इशू द कंसोलिडेटेड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस इन द गिवन केस। जैन कैन इशू कर सकता है टैक्स इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाईज टू ओबराय ऑर्फनेज वॉर्स, इतना ये जिसको डोंट रिक्वायर टैक्स इनवॉइस। As regards supply of Raghav Trader, all the value of supplied is less than 200. Raghav Trader is registered under GST, so the consolidated cannot be issued. So consolidated tax invoice can also not be issued for supplies of goods made to Dhruv Enterprise and Gaurav. All the both of them are registered. The reason for the same is that the value of supply is less than 200. इधर आ जाओ। अगर वैल्यू लेस देन इशू ऑफ टैक्स इन वेदर द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इज लेस देन 2, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। अगर वैल्यू इज लेस देन 200 है, B2B है तो आप इशू करो इनवॉइस। B2C है, अगर मल्टीप्लेक्स को करना पड़ेगा, रेसिपिएंट वांट टैक्स इनवॉइस तो भी देना पड़ेगा। इन अदर केस इशू टैक्स इनवॉइस, इन सच केस इशू कंसोलिडेटेड इनवॉइस एट एंड ऑफ द ईच डे। तो ये ऑर्फनेज अनरजिस्टर्ड ट्रेडर है, तो 200 से कम है, 500 से ऊपर है, तो भैया आपको इसमें तो करना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इसका और इसका कर सकता है, इसका नहीं कर सकता, इसका नहीं कर सकता। ध्रुव एंटरप्राइज का नहीं कर सकता है। राघव ट्रेडर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड। Also not issued for supplies made to Dhruv Enterprises. Not issued. Dhruv Enterprise गौरव, क्योंकि ये नॉट लेस देन 200 से कम नहीं है। वाह शाबाश। 1 2 3 5 पेज है, एक ही पेज पढ़ा है आपने, मतलब अभी तक। सत्यानाश है तुम्हारा। एलएमएन इंटरप्राइज कानपुर, उसने स्टार्ट करा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम जुलाई 1 से। ठीक है, ठीक है। इट्स टर्नओवर एक्सीड 20 लाख ऑन अक्टूबर 3। ठीक है, उसने आयुर्वेदिक का बेचना शुरू करा, उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया 20 लाख से अक्टूबर 3 को। ठीक है। द फर्म अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, फर्म ने क्या करा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा 1 अक्टूबर को, एंड वाज इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 नवंबर को। 30 अक्टूबर 3 अक्टूबर, उसने 31 विद इन 30 डेज में हो गया। ठीक है, तो जहाँ से लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। एग्जामिन वेदर एनी revised invoice can be issued in the given scenario. If the answer of the first question is affirmative, determine the period for which the revised invoice can be issued. वहाँ से आप
एक नहीं, जहाँ से लाइबल हुआ ना इन 30 डेज में, तो जहाँ से रजिस्ट्रेशन मिला है वहीं से इन रिस्पेक्ट ऑल टैक्सेबल मेड नॉट रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 1 month फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ, छोड़ो। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, जब उसको सर्टिफिकेट मिला रजिस्ट्रेशन का, वो इशू कर सकता है रिवाइज्ड इनवॉइस। कहाँ तक के लिए? अगेंस्ट द इनवॉइसेस ऑलरेडी इशू ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहाँ से इफेक्टिव मतलब कि यहाँ पे आओ 3 अक्टूबर से। इन द गिवन केस एल हैज अप्लाइड रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज में उसने अप्लाई कर दिया, विद इन 30 डेज में उसने अप्लाई कर बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर्ड हैज बीन ग्रांटेड, दस द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट बिकम लाइबल, दैट इज 3 अक्टूबर। देयरफॉर इन द गिवन, तो इस गिवन केस में देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर एंड द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट 5 नवंबर। तो रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड, तो द सेम कैन बी इशूड सप्लाईज मेड इंटरवेनिंग पीरियड फॉर द पीरियड बिलोंगिंग 3 अक्टूबर टिल 5 अक्टूबर, जहाँ से वो लाइबल हुआ। हाँ तो ठीक है ना, क्योंकि टैक्स तो वहीं से लेना है जहाँ से वो लाइबल हुआ, उससे पहले तो लाइबल ही नहीं था, तो जहाँ पे लाइबल हुआ वहाँ तक। तो फर्दर द रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड फॉर पीरियड टिल 5th दिसंबर। फर्दर द रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड, उसको रिवाइज इनवॉइस इशूड कर सकता है टिल 5th दिसंबर तक। रिवाइज इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड फॉर द पीरियड effective date of registration till the issuance of certificate to him. परीस सन्स है, क्या है? परीस सन्स इज अनरजिस्टर्ड डीलर है 10 अगस्त को। टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द परीस सन्स एक्सीड 20 लाख कर गया। कब? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को कर गया तो यहाँ से ये लाइबल हो गया। उसने अप्लाइड कर दिया 27 अगस्त, ठीक है, विद इन 30 डेज में कर दिया तो ये लाइबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। ग्रांट करा तो कब? तो इतने से बीच में, इन दोनों के बीच में क्या करेगा? रिवाइज इनवाइस इशू करेगा। तो इन द गिवन के विद इन 30 डेज में कर दिया, तो फॉर दैट एवरी रजिस्टर्ड हु हैज ग्रांटेड रजिस्टर्ड विद तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस कहाँ से? जहाँ से वो इफेक्टिव सप्लाईज इफेक्टिव विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रिवाइज इनवॉइस एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने ग्रांट करा है रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर दैन द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू हिम मे इशू रिवाइज इनवॉइस। इसको रिवाइज इनवॉइस इशू करना, मतलब ये जैसा लॉ बोल रहा है उसके हिसाब से अगर उसने बाद में किया होगा तो उसको रिवाइज इनवॉइस इशू ही नहीं करना। इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, विद इन 1 month, 1 महीने के, जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला तो उसको 1 महीने के अंदर ही सारे इनवॉइस क्या कर देने? इशू कर देने। विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन को टैक्सेबल सप्लाई अफेक्टेड ड्यूरिंग द विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा रिवाइज इनवॉइस इन द व्यू ऑफ। तो रिवाइज इनवॉइसेस अगेंस्ट द इनवॉइसेस 10/8/18 से 1/9 तक ऑन और बिफोर इतने से पहले करना पड़ेगा। द अबव आंसर गिवन एज्यूमिंग द पर्सन इज नॉट एक्सक्लूसिवली एंगेज इन अ सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा जी, ये बात है। अब व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस? नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, GSTN होना चाहिए सप्लायर का, ठीक है, HSN होना चाहिए, टैक्स रेट होना चाहिए, CGST SGST होना चाहिए, सीरियल नंबर करेक्ट अप टू 16 करेक्टर्स, डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस ऑफ रेसिपेंट, GST UDN इफ रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है,
name and address of recipient and the address of delivery, GSTN, HSN कोड होना चाहिए गुड्स और सर्विस, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का, क्वांटिटी एंड यूनिट होनी चाहिए ऑन केस ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेबल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, place of supply, address delivered if different from place of supply, whether tax is payable under reverse charge or signature declares signature supply or authorized representative, quick response code. भाई साहब ये तो इसका इनवॉइस देख के ही आता है. कैन वी स्टार्ट अ फ्रेश सीरीज ऑफ सीरियल नंबर और इनवॉइस और बिल और सप्लाई एवरी डे, इतना फ्रॉम फर्स्ट. हाँ कर सकते हो. रिक्वायर सीरियल नंबर शुड बी कंसेक्यूटिव एंड यूनिक फाइनेंशियल ईयर एंड रीस्टार्टिंग सीरियल नंबर इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई डेली बेसिस वुड नॉट बी कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट. अच्छा आप डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो तो नहीं कर सकते. Since some customer may not bear taxes if shown separately, since some customer क्या करते हैं वो टैक्स नहीं बियर करते क्योंकि सेपरेटली दिखाया. कैन अ सिंगल कंसोलिडेटेड प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स शोन अलॉन्ग विद सच डिक्लेरेशन. नहीं. सेपरेट फील्ड ऑफ मैंडेटरी mention in a predominantly prescribe separate field mandatory an amount of tax and the rate of tax applicable on the price at which supply is made. Mentioning a consolidated amount without showing tax separately will not be valid. It is compulsory to mention HSN or SAC as mention the number of digits based on the turnover mentioned if any. अप टू 5 करोड़ तक है तो B2B में करना है. B2B में करना है. मोर देन 5 करोड़ है तो B2B एंड B2C में भी करना है. नंबर काउंसिल HSN code is mandatory to be stated in invoice but brought on recommendation of council on notification. Number of digit of HSN code service class registered person shall be mentioned. Class of registered person, a class of supply of goods or services specified in number of digits. HSN code shall require mention. क्या बोल रहा है? The class of registered person, that class of registered person, that person would not require to mention HSN code or goods or services. Number of digit HSN code for services. Number of HSN code. Class of registered person. Class of supply which specified number of digit HSN code require mention. Provided that registered person having जिसका turnover up to 5 करोड़ in the previous year may not mention of digit in HSN code in a tax invoice issued by him in respect of supply made to unregistered person. B2C. Manner of issuing tax invoice. मिस्टर ए उसने स्टार्ट करा बिजनेस. मिस्टर ए ने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट करा ऑफ रिटेलिंग टॉयज एंड गिफ्ट. किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करा? रिटेलिंग टॉयज एंड गिफ्ट. ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता दैट प्रोविजन रिगार्डिंग द मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस. यू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइज हिम द मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस. अच्छा, मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस. डिवाइड इनवॉइस हो गया, डिवाइस टैक्स इनवॉइस. नवंबर 21 MTP
manner of issue. Manner of issue invoice. The invoice shall be prepared in a triplicate in case of supply of goods in the following manner. पहला, the original copy marked as original for recipient, duplicate copy marked for duplicate for transporter, और triplicate copy for triplicate for supplier. अच्छा, पहला ओरिजिनल किसके पास जाएगा? रेसिपिएंट के लिए। डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट सप्लायर के पास। द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेज इशूड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल फॉर्म GSTR1 में। सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेज इशूड ड्यूरिंग द tax period should be furnished electronically through common portal. The invoice shall be prepared by class of registered person. Invoice prepare करना पड़ेगा class of registered person. Recommendation of the council, invoice reference number. After obtaining invoice reference by uploading information contained therein, the electronic portal in such manner subject to such condition as may specify the notification newly inserted. इतना every invoice issued by a person to whom sub-rule 4 applies other than the manner specified of sale shall not be treated as invoice. अगर आपने इशू करा इन्वॉइस जो सब रूल में अप्लाई होता है, उसके अलावा सब रूल 4 के अलावा आपने जो इशू करा इन्वॉइस, तो उसको इन्वॉइस नहीं माना जाएगा। और द प्रोविज़न ऑफ सब रूल 1-2 शैल नॉट अप्लाई invoice prepared in a manner specified in sub rule 2 sub rule 4 apply to registered person having aggregate turnover exceeding 20 crores. This is a huge amount. सारी कंप्लायंस देखो। ओके, ट्रिप्लिकेट में करना है ओरिजिनल रेसिपी गुड्स के केस में। ई इनवॉइस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस, ई इनवॉइस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड इन ऑल इंडिया बेसिस रजिस्टर्ड एक्सीडिंग 10 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको क्या इनवॉइस करना पड़ेगा। सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ एक्सपोर्टेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। इट कवर्स B2B ट्रांजेक्शन। रिलैक्सेशन गिवन नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट इन्वेस्ट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट किसको? SEZ को। इंश्योरेंस, बैंकिंग which consists the NBFC, cinema admissions, dealership of goods transport. What are the advantage of e-invoicing? क्या है advantage e-invoicing का? Auto reported invoices into GST return and auto generation of e-way bill whenever required. अच्छा, अपने आप GST में आ जाएगा और ऑटो जनरेशन ई-वे बिल आ जाएगा। सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन एरर, सेम डेटा विल गेट रिपोर्टेड टू टैक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज बायर इनवर्ड सप्लाइज परचेज। सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर, इट विल फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी लीडिंग द रिडक्शन। कंप्लीट ट्रायल ऑफ B2B invoices available with department. It will enable the system matching and input tax credit and
ई इनवाइसिंग विल एलिमिनेट द फेक इनवाइसेस, एलिमिनेट कर देगा फेक इनवाइसेस को। वाओ, सही है। मतलब कि इनवाइस को बनाना है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा हो। सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और एक्सपोर्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन। रिलैक्सेशन इन लोगों को specify the case in which invoicing is not required. Government department, local authority, special economic zone, SEZ, insurance company, banking company, financial institution, good transport agency, supplier, passenger transport service, person, services by way of admission, exhibition. State the provision regarding required having QR code. QR code. Applicability of QR code. Supply to unregistered if aggregate turnover preceding up to 5 crore. No need to enter HSN. अगर B2B में aggregate turnover in any previous financial year to 10 crore, invoice is not mandatory also, no need to generate here. QR code B2B up to more than 10 crore है, invoice is mandatory and need to generate QR code. B2C में अगर एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग अप टू 500 करोड़ है, QR code invoices is mandatory. Turnover calculated on all India basis exceed 50 crore in any previous financial year 17-18, और द सप्लाईज मेड टू अगर अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो 500 करोड़ से ज़्यादा है, अनरजिस्टर्ड से कर रहे हो 500 करोड़ से ज़्यादा है, तब आपको करना है। और नॉट मैंडेटरी इंश्योरेंस, बैंकिंग, NBFC। और B2B को कर रहे हो तो आपको QR कोड। If aggregate turnover any previous financial year, no need to generate QR code. B2B आपको QR कोड भी करना पड़ेगा। एग्रीगेट 10 करोड़ है, मतलब मैंडेटरी टू मेंशन इन इनवॉइस। QR कोड अगर B2C को कर रहे हो तो 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तब आपका QR कोड लगेगा। नो नीड टू जनरेट QR। और अगर नहीं कर रहे तो नो नीड टू जनरेट B2C के केस में। अब B2B के केस में करोगे तो 10 करोड़ से ऊपर है तो देना पड़ेगा। और किस किस को नहीं देना? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, लोकल अथॉरिटी, NBFC, सिनेमा। हेयर द एग्जम्पशन नॉट गिवन टू SEZ को नहीं दिया। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाया रोड्स, पैसेंजर्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग which consist of NBFC, what is the bill of supply? Bill of supply who is not registered person, जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या कर रहा है, वो अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसका बिल सब एज पर सेक्शन रेड विद रूल 49। अ बिल ऑफ सप्लाई शुड बी इशूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई आप इशू कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, सप्लाई एग्जेम्प्टेड। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज क्या है? एग्जेम्प्ट है। और सप्लाई मेड टू सप्लाई ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम।
जो बंदा कंपोजिशन स्कीम ले रहा है आप उसको भी इशू कर रहे हो तो बिल ऑफ सप्लाई कर सकते हो। और एग्जेम्प्ट गुड है गुड्स और सर्विसेज है तो बिल ऑफ सप्लाई। रूल 46, एनी टैक्स इनवॉइस एंड एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट इशूड अंडर एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स नॉट टैक्सेबल सप्लाई shall be treated as bill of supply for the purpose of this act. Can consolidated तो कैन कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई इशूड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। क्या आप पीरियोडिक बेसिस पे कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो? अ बिल ऑफ सप्लाई इज नॉट नेसेसरी इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड लेस देन 200। अगर आपने 200 से कम वैल्यू सप्लाई करी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है अनलेस द रेसिपिएंट डिमांड, जब तक वो डिमांड नहीं करता वो बिल। इन सच अ केस कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई शुड बी प्रिपेयर्ड एट क्लोज ऑफ ईच ऑफ ऑल रिस्पेक्टिव सप्लाईज रेसिपिएंट सेपरेटली। तो मतलब अब इसमें भी ठीक है। श्याम फैब्रिक है क्या था? अगर आप पीरियोडिक बेस अगर 200 से नीचे है तो आप मैंडेटरी नहीं, अगर डिमांड करते तो आपको करना पड़ेगा और आप कर सकते हो। बिलो सप्लाई शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन क्लोज ऑफ ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ श्याम फैब्रिक हैज़ opted a composition levy scheme in the current financial year. It has approached you to advise whether it is mandatory for to issue a tax invoice. नहीं, you are required to advise him regarding the same. टैक्स इनवॉइस क्योंकि वो कंपोजिशन टैक्स ले सकता है। हाँ, टैक्स इनवॉइस तो लगाएगा ही क्योंकि 1% तो लगाता ही है, 1% जो भी है। तो a registered person paying tax under the provision of section 10 composition levy shall issue instead of tax invoice bill of supply issue करेगा containing such particular as मैंने जैसे प्रिस्क्राइब करा। therefore in the given case Shyam cannot issue tax invoice, वो tax invoice नहीं इशू कर सकता। instead of supply bill of supply issue करेगा। Discuss the provision relating to issuance of refund voucher. डिस्कस करो प्रोविजंस रिलेटिंग टू इशुएंस ऑफ रिफंड वाउचर अंडर CGST एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर। डिस्कस करो प्रोविजन रिलेटिंग टू इशुएंस ऑफ refund voucher. Provision relating to issuance of refund voucher. रिफंड वाउचर आपको इश्यू करना है। रिफंड वाउचर प्रोविज़न बताओ। रिफंड वाउचर सेक्शन 30(1)(3) रेड विद रूल 51 वेयर द रेसिपिएंट एडवांस पेमेंट वाउचर रिसिप्ट। अगर एडवांस पेमेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट रिफंड वाउचर थोड़ी रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ or where recipient of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, the registered person issue a receipt voucher but subsequently no supply is made. उसने receipt voucher issue कर दिया where the recipient of advance payment जो मैं रेसिपेंट मैंने एडवांस पेमेंट ली है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मैं क्या करूँगा, मैं सप्लाई करूँगा गुड्स सर्विसेज और बोथ। रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा रिसिट वाउचर बट सब्सिक्वेंटली कि सप्लाई नहीं किया और नो टैक्स इनवॉइस इशूड इन परसुएंस, सप्लाई नहीं किया एंड सप्लाई भी नहीं किया और टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं किया
तो वो क्या करेगा, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन में इशू द पर्सन हु हैज़ मेड द पेमेंट अ रिफंड वाउचर, जिसने पेमेंट करी उसको रिफंड वाउचर देगा अगेंस्ट सच पेमेंट। तो वेयर द रिसिप्ट ऑफ, जो रेसिपेंट होगा, रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इशू रिसिप्ट वाउचर, बट सब्सिक्वेंटली उसने सप्लाई नहीं करी और टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करा, तो द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा पर्सन को हु मेड द पेमेंट और रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच पेमेंट। रिफंड वाउचर, ठीक है। अभी कितने पेज बचे हुए हैं, 1-2 पेज, ठीक है। इज अ रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9394, क्या रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे करेगा रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9394? रिक्वायर इशू एन इनवॉइस, नहीं। डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविज़न ऑफ, नहीं करेगा, क्योंकि जिस रिवर्स चार्ज होता है तो वही बंदा टैक्स लगाता है, वही करता है, तो उसकी इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय रेसिपेंट ऑफ सप्लाई लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब कि अगर इनवॉइस और पेमेंट वाउचर इशूड बाय, कौन इशूड करेगा, रेसिपेंट ऑफ सप्लाई लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज। रेसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। आप जो रिवर्स चार्ज में करेगा तो वो रिसिट उसको रेसिपेंट को ही पे करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और जो रेसिपेंट होगा लायबल है पे करने के लिए रिवर्स चार्ज में, which are notified under reverse charge purpose. So such supply received from registered or unregistered supplier. A registered person who is liable to pay tax under reverse charge section 99 shall issue करेगा invoice in respect of goods or services or both received by him from supplier who is not registered on the date of receipt of such goods or both. Thus the recipient liable to pay tax by virtue of section 93 issue इनवॉइस ओनली व्हेन सप्लाई हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। अच्छा, 93 में तभी बंदा पे करेगा अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से होगा, अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। जो उसने पूछा, बिसाइड द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, बिसाइड द रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल इशू पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, और रजिस्टर्ड पर्सन जो लायबल है पे करने के लिए तो वो इशू करेगा पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट वाउचर इशू करेगा जब पेमेंट करनी होगी। और अनरजिस्टर्ड पर्सन से होगा, हाँ ठीक है। Are there any relaxation available for banking companies for financial institution in NBFC in case of? Are there any relaxation available for banking or financial institution including NBFC particular in case of banking company? अरे किस चीज़ की relaxation? Invoice not serially numbered. Invoice serially number नहीं हो. Invoice does not contain address of the recipient. Taxable supply. Also, they may issue an invoice within 45 days of supply of service, provided that the signature or digital signature of supplier or authorized representative shall not be required. Consolidated invoice or any other document in lieu thereof, in accordance with the provision of information technology. सीरियली नंबर भी नहीं डालेगा तो चल जाएगा, ऑप्शनल, इसको हम रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं ना, क्या वो रिलैक्सेशन है ये। ऑप्शनल, सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट टैक्सेबल पर्सन, द सेड सप्लायर
does not contain address, signature, digital signature. Such document may issue physically or electronic. Digital signature. Should supplier passenger transport service should supplier passenger transport service issue an invoice in addition to issue ticket? नहीं भैया, टिकट में ही लगा देंगे. इन केस ऑफ सप्लायर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सीरियल नंबर नहीं डालना, एड्रेस भी नहीं डालना. अदर इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्राइब्ड इन 46 टैक्स इनवॉइस shall include ticket in any form whatever name called. The invoice not serially number does not contain the information provided that the signature declaration signature is authorized but shall not required. ये इसके लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा. नॉट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द व्हाट आर द मैंडेटरी डिटेल्स. कौन सी मैंडेटरी डिटेल होगी रिक्वायर्ड इन द इनवॉइस डॉक्यूमेंट इशूड बाय गुड ट्रांसपोर्टर. ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर. Name of the consignor, consignee, registration number of the goods carrier, detail of goods transport, detail of. ये कोई क्वेश्चन है क्या? डिलीवरी चलान इनवॉइस, डिलीवरी चलान और इनवॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. नेचर ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सप्लाई. डिलीवरी चलान और इनवॉइस यहीं पे मिल जाएगा. वेदर ट्रांसपोर्टर कैन बी इशू, whether goods can transport it without issue of invoice. हाँ, supply of liquid gas. यहाँ पे क्वेश्चन लिख without issue of invoice, transport without issue of invoice. Port without issue of invoice. अगर एट द टाइम ऑफ रिमूवल तो डिलीवरी चलान इंस्टेड ऑफ एन इनवॉइस रिमूवल ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस. सप्लाई कर रहे हो लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको पता ही नहीं था. ट्रांसपोर्टेशन जॉब वर्क, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जॉब वर्क, यहाँ पे भी आपको नहीं चाहिए इनवॉइस. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड फॉर रीज़न अदर देन वे ऑफ सप्लाई. आपको डिलीवरी चलान करते टाइम आपको क्या नहीं चाहिए? अदर देन सप्लाई. और सच अदर सप्लाई हैज़ बीन नोटिफाइड बोर्ड, और अदर सप्लाई जो नोटिफाइड करेगा बोर्ड. एक पेज और है बस, खत्म. हाउ विल यू ट्रांसपोर्टर सेटिस्फाई प्रॉपर ऑफिसर इफ यू चेक द गुड्स इन अ मूवमेंट वेयर नो इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड एंड डिलीवरी चलान सफिशिएंट. हाउ विल ट्रांसपोर्टर, वो कैसे ट्रांसपोर्टर सेटिस्फाई करेगा इफ ही चेक्स गुड्स इन मूवमेंट वेयर देयर वाज नो इनवॉइस इज रिक्वायर्ड. तो वेयर द गुड्स ट्रांसपोर्टेड ऑन अ डिलीवरी चलान इन lieu of invoice, the transporter can show his delivery challan which should inter alia show the details of goods, place of supply and the details of the consignee. What are the circumstances in which credit note can be issued? Such a receipt of advance payment. कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? टू बी इशूड. What are the circumstances in which credit note is to be issued?
What are the circumstances in which credit note is to be issued? क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? जब taxable value on the tax collected is more than the actual taxable value. जो taxable value on which tax collected is more than the actual taxable value. The tax charge is more than the value have to be charged. जितना आपने चार्ज किया उससे ज़्यादा चार्ज लगना था. टैक्स टैक्सेबल वैल्यू. रेसिपेंट हैज रिटर्न द गुड्स. उसने क्या करा? गुड्स रिटर्न कर दिए. मैं इसको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा. और द रेसिपेंट हैज फाउंड दैट द गुड्स और बोथ सप्लाइड आर डेफिशिएंट provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted if the incident of tax and interest on such supplier has been passed on any other person. मतलब credit note taxable person exceed the taxable value returned by the supplier found defective. Details of credit in the return. क्रेडिट नोट. क्रेडिट होगी हमारी इनकम बढ़ेगी या लायबिलिटी बढ़ेगी? क्या बढ़ाऊँ? लायबिलिटी बढ़ाऊँ कि इनकम बढ़ाऊँ? लायबिलिटी बढ़ा देता हूँ. टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा हो गई विच मोर देन द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू. आपका टैक्स जो चार्ज करा है टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई वेयर द गुड्स सप्लाइड और रिटर्न बाय द रेसिपेंट. उसने रिटर्न कर दिया, रेसिपेंट ने रिटर्न कर दिया रेसिपेंट ने. क्रेडिट नोट कब इशू कर? जब टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा है जितनी एक्चुअल है. जब हमारा टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है जितनी एक्चुअल है. उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, लायबिलिटी बढ़ गई. यहाँ पे लायबिलिटी कम हो गई. गुड्स रिटर्न कर दिए और द रेसिपेंट हैज़ फाउंड दैट गुड्स और सर्विस डिफेक्ट प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं कम होनी चाहिए. ऑफ द सप्लायर शैल बी परमिटेड इफ द इंसिडेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सप्लायर हैज़ बीन पास्ड ऑन टू द एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज क्रेडिट नोट. इसने इशू करा क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ. Such credit note has been issued but not later than November of the following end of the financial year or the date of furnishing the relevant annual return. Whichever is earlier. तो उसको दिखाना पड़ेगा किसमें? इशू क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अबाउट डिक्लेयर करना पड़ेगा किसमें? मंथ की रिटर्न में या तो एनुअल रिटर्न में, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा. आई हैव रेज्ड इनवॉइस विद ओल्ड रेट टैक्स बट नाउ आई एम रिक्वायर्ड टू रेमिट द टैक्सेस बेस्ड ऑन न्यू रेट टैक्स. कैन आई रिकवर एडिशनल टैक्स पेबल फ्रॉम माई कस्टमर? येस, यू कैन रेज सप्लीमेंट्री इनवॉइस debit note to recover the additional tax from customer. What are the tax implication on issue of credit note? जब आप credit note issue करते हो तो बस वो प्रोवाइडेड बोल रहा था, उसकी लायबिलिटी नहीं कम होनी देखते. इट कैन प्रूवन दैट द इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन पास्ड. ये पास ना हुआ. रिक्वायरमेंट मेट क्लेमिंग द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. आपका जो पास्ड ना हुआ वो क्या? टैक्स का बर्डन. इट इज़ प्रूवन दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन पास्ड.
द डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट आर डिक्लेयर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन। डिक्लेयर कर दिया आपने क्रेडिट नोट विद इन अ टाइमलाइन। और द रेसिपेंट ऑफ सप्लाई शुड एक्सेप्ट क्रेडिट नोट, और जो रेसिपेंट होगा सप्लाई का वो एक्सेप्ट करेगा क्रेडिट इन हिज रिटर्न ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड रिड्यूस हिज क्लेम इनपुट credit to the extent tax liability. डिस्कस करो प्रोविजंस रिलेटिंग टू इशुएंस ऑफ डेबिट नोट इन द एक्ट ऑफ रूल्स देयर अंडर। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज फाउंड टू बी लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू। उल्टा हो गया, जो आपने टैक्स इनवॉइस इशू करा था, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स जो चार्ज करा है वो लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। और डेबिट नोट इंक्लूड्स इनवॉइसेस, डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ डेबिट नोट हैज बीन इशूड लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू है। तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने इशू करा है डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, डेबिट हमारी लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिट से लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लायबिलिटी की बात करेंगे डेबिट नोट। ठीक है, इज इट करेक्ट, क्या ये करेक्ट है स्टेट करना डेबिट नोट कैन बी इशूड ओनली व्हेन इंक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी बाय द सप्लायर? यस। डेबिट नोट सप्लीमेंट्री इनवॉइस, स्कीम टू सप्लीमेंट्री इनवॉइस इज इशूड बाय द सप्लायर इन रिकॉर्डिंग इंक्रीज इन टैक्स वैल्यू। Mr. X has made a supply in August. मिस्टर एक्स ने क्या करा है, सप्लाई करा है अगस्त में। इन सितंबर द रेसिपेंट डिसाइडेड टू परमिट इंक्रीज द रेट ऑफ सप्लाई। हाउ विल डिक्लेयर द डेबिट नोट? मिस्टर एक्स ने सप्लाई करा इन अगस्त में। इन सितंबर द रेसिपेंट डिसाइडेड टू increase rate for supply. How will 3 debit note should be issued with immediate effect and the details should declare in the return output increase the rate for supply. तो डेबिट नोट इशू कर दो तुरंत ही। अरे यार ख़त्म हो जाओ भाई, 4-5 क्वेश्चन है। सुशानी लिमिटेड ने एग्रीड हो गया क्रेडिट नोट कर लो, छोड़ो। सुशानी लिमिटेड एग्रीड हो गया प्रोवाइड करने के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मधु इंटरप्राइज इन द मंथ ऑफ मे, फॉर विच इज रिसीव एन एडवांस 1 लाख रुपये का ऑन 20 अप्रैल फ्रॉम मधु इंटरप्राइज। सब्सिक्वेंटली इन द मंथ ऑफ मे के मंथ में बिफोर द सप्लाई ऑफ सर्विस द सेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी कैंसिल। क्या हो गई? कैंसिल इन सम इनएविडेंट सर्कमस्टांसेस। हाउएवर, हालांकि issued an invoice for the advance received in April itself and paid the GST thereon. You or the tax consultant of Sushani Limited, please advise whether it can claim tax or it required to adjust tax liability in its return. ओके, उसने टैक्स जमा कर दिया जो टैक्स उसने रिसीव करा था, तो अब वो क्या करेगी डेबिट नोट इशू कर देगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो डेबिट नोट इशू कर देगी उसके अगेंस्ट
बट उसने एडवांस पेमेंट लिया है और सेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है? सेसेशन ऑफ सप्लाई सभी एट द टाइम। अच्छा, ये तो इनवॉइस इशू करने का। तो लायबिलिटी, तो रिफंड वाउचर, पेमेंट चालान, तो in case of GST paid by supplier advance received for a future event which got cancelled subsequently and invoices issued before the supply of service, the supplier is required to issue credit note. अब क्रेडिट नोट क्यों यार? टैक्सेबल सप्लाई से वहीं ज़्यादा थोड़ी है। डेबिट नोट इशू करेगा ना। क्रेडिट नोट क्या है? इट इज़ प्रूवन दैट द इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। कब इशू करते हैं? टैक्सेबल वैल्यू, the tax charge is more than has to be charged. Recipient return the goods. The recipient found that the goods no reduction in output tax liability of the supplier permitted if the incident. So credit note in the terms of 34, he shall declare the details such credit note in written month or during उस मंथ के ड्यूरिंग जो क्रेडिट नोट उसने इशू करा था, द टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन द रिटर्न। उसके रिटर्न में एडजस्ट हो जाएगी। इन द कंडीशन ऑफ सेक्शन 34 देयर इज नो नीड टू फाइल द सेपरेट रिफंड क्लेम। तो क्रेडिट नोट होगा पक्का? मुझे तो नहीं लगता। However, in case where the no output tax liability, हालांकि अगर there is no output tax liability against which credit note can be adjusted, output tax liability नहीं है इसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट एडजस्ट होगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन में प्रोसीड टू फाइल अ रिफंड क्लेम। तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इन द गिवन केस शुशानी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इशू क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इशू करेगी, डिक्लेयर इट्स डिटेल इन रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग। अच्छा, तभी बोल रहा था क्रेडिट नोट इशू कर दूँगा मैं। डेबिट नोट होता है वो कम है। अच्छा, यहाँ पे लायबिलिटी ज़्यादा हो गई है, लायबिलिटी को कम करना है। टैक्सेबल वैल्यू पे आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, इज मोर देन द एक्चुअल, द टैक्सेबल वैल्यू ऑन विच टैक्स इज कलेक्टेड। एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो द टैक्सेबल वैल्यू ऑन विच टैक्स इज कलेक्टेड इज मोर, आपने इज मोर देन एक्चुअल से ज़्यादा ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करो। यहाँ पे लायबिलिटी को कम करना है और डेबिट नोट में लायबिलिटी इंक्रीज होती है। वाह, क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता तो मैं देखता भी नहीं। और जो हमारा टैक्स हमने चार्ज किया है वो ज़्यादा चार्ज कर लिया था जो हमें चार्ज करना चाहिए था। द रेसिपेंट हैज़ रिसीव द गुड्स, रिटर्न कर दी उसने गुड्स, तो क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। ओह माय गॉड, नाइस टू मीट यू। डिटरमाइन करो विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने इशू करा सेपरेट इनवाइस फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स व्हेन सप्लाइंग बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन ने इशू करा सेपरेट इनवाइसेस फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स व्हेन सप्लाइंग बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड डीलर। तो क्या ठीक है? दिस स्टेटमेंट फॉल
व्हेन रजिस्टर सप्लाई होगा, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए कौन सा सप्लाई होता है? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्सेबल एज वेल एग्जेम्प्टेड गुड अंडर सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। एक नॉन बैंकिंग कंपनी ने इशू कर दिया कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। सही है। टू नॉन बैंकिंग अलाउड टू इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट सर्विसेज मेड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मंथ। जस्ट गिव मी थोड़ा सा और टाइम। डिस्कस करो द प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ इनवॉइस डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है। एडवांस पेमेंट रिसीव अगेंस्ट सप्लाई बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई आर मेड। सप्लाई मेड नहीं हुई, आपने एडवांस ले लिया तो रिसिट वाउचर दिया होगा, अब आप पेमेंट वाउचर दो, पेमेंट वाउचर। तो एडवांस पेमेंट रिसीव अगेंस्ट द सप्लाई विच receipt voucher has been issued but subsequently no supplies are made, तो no tax invoice is issued in pursuant the refund voucher। receipt voucher refund, हम पैसे वापस कर रहे हैं उसको, तो refund voucher करेंगे। that may be issued to the person who had made the advance payment, जिसने advance payment करी थी। goods send करी on approval basis, goods are sent on approval for sale or return are removed before the supply takes place। goods are sent on approval for sale or return and are removed। तो इसमें तो जब 6 month और अप्रूवल विच एवर इज अर्लियर, तो इनके सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 month removal from the date of removal whichever is earlier। issue before or at the time of supply, या तो पहले कर दो before, या तो at the time of supply कर दो, या तो 6 month from the date of removal कर लो। मिस्टर मोहन प्रोवाइड्स कंटिन्यूस सप्लाई। मिस्टर मोहन क्या कहते हैं? कंटिन्यूस सप्लाई देते हैं ऑफ सर्विस टू हिज क्लाइंट को, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच सर्विस इज नॉट असर्टेनेबल। तो जब वो पेमेंट करेगा नो एडवांस हैज़ बीन रिसीव्ड, जब वो पेमेंट करेगा तब होगा असर्टेनेबल। तो द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम रिसीव पेमेंट, बिफोर और एट द टाइम जब आपको पेमेंट मिलेगी। तो 2 क्वेश्चन है। मेरी बैटरी कितनी है चेक, 4%। देखते हैं। डिटरमाइन करो रिक्विजिट इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन द फॉलोइंग केसेस। रितु मैन्युफैक्चरर दिल्ली सप्लाइज करा गुड टू पाखर, किसको? पारकर इलेक्ट्रॉनिक को, हरियाणा को। द गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री इन दिल्ली ऑन 23rd। तो मूवमेंट है, तो रिमूवल ऑफ गुड्स बिफोर, गुड्स में मूवमेंट है ना, तो रिमूवल और at the time before or at the time of removal, if the movement at the time of removal, on or before at the time of removal। So as per section 3 तो manufacturer need to issue invoice on or before 23rd September। सेकेंड, कत्यानी सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड प्रोवाइड करी सिक्योरिटी सर्विसेज, सर्विस है सर्विस, रॉयल ज्वेलर्स को फॉर देयर ज्वेलरी एग्जीबिशन टू बी ऑर्गेनाइज ऑन 5th। तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस और इशू करना है ना, कंप्लीशन ऑफ नहीं, जब इनवॉइस में कब इशू करूँगा? विद इन 30 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। हाँ, विद इन 30 days सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस 4 नवंबर मैंने कंप्लीट कर दिया सप्लाई। अब ये इनवॉइस इशू करने के लिए पूछा, तभी मैं कंफ्यूज होता था ये है क्या चीज़। ओके, तो सुल्तान इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिल्ली एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में विद प्रकाश एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली फॉर सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ मशीन 7 सितंबर को। द स्पेयर पार्ट वर डिलीवर्ड ऑन 30 सितंबर। सुल्तान इंडस्ट्रीज रिमूव द फिनिश स्पेयर पार्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री 29 September। Determine the date on which must be issued Sultan Industries Limited under GST। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये है।
उसने क्या करा, एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में विद प्रकाश एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली। उसने सप्लाई करा स्पेयर पार्ट 7 सितंबर को। द स्पेयर पार्ट वर डिलीवर्ड 30 सितंबर को पहुंचा। सुल्तान रिमूव द फिनिश गुड्स फ्रॉम 29 सितंबर। सप्लाई स्पेयर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा है ना, तो 29 को सप्लाई करा, 30 को पहुंचा, तो रिमूवल का डेट लेंगे। तो इनवॉइस मस्ट बी इशू ऑन और बिफोर 29 सितंबर। मूवमेंट इन्वॉल्व है ना, तो बिफोर 29 सितंबर। ओह नाइस टू मीट यू। एक और क्वेश्चन और मेरा ये चैप्टर ख़त्म। जय रजिस्टर्ड सप्लायर है, रन कर रहा है जनरल स्टोर इन लुधियाना, ठीक है, एक रन कर रहा है जनरल स्टोर इन पंजाब। सम ऑफ द गोल्ड सोल्ड बाय हिम आर एग्जाम्प्ट वेयर एज सम आर टैक्सेबल। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम इन द इशू whether Jay is required to issue tax invoice in all cases even if he is selling the goods to the end customer। exempted है तो कम, इनवॉइस कम सप्लाई, क्या था, इनवॉइस कम सप्लाई, ऐसे कुछ बोला था उसने। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस और स्टेबुलेट द एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स तो बिल ऑफ सप्लाई, तो बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। फर्दर तो रेड विथ 46 के देख, अदर देन सप्लाइज इंगेज इन मेकिंग सप्लाइज ऑफ सर्विस एडमिशन ऑफ एग्जीबिशन जैज सेल सम एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल वैल्यूइंग 5000 टू स्कूल स्टूडेंट। ही इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू 2 सेपरेट इनवॉइस। नहीं। Jay wishes to know whether it is necessary to show tax amount separately in the tax invoice issued to customer। तो पहला, the value of goods supplies to multiplex screen। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई टू गुड 200 है और अनरजिस्टर्ड है और रेसिपेंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। तो इंस्टेड ऑफ सच इनवॉइस शेल इश्यू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। इन ऑल केसेस इवन ही इज सेलिंग द गुड्स टू एंड कस्टमर। तो instead such registered person shall issue consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day respect of such supplies। Jay sells some exempted as well, तो उसको इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना चाहिए। मैं इशू सच सप्लाई देयर इज नो नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस अ बिल ऑफ सप्लाई सेपरेटली टू द स्कूल स्टूडेंट इंस्पेक्ट द सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स। और जे नो वेदर इट इज़ नेसेसरी टू शो टैक्स अमाउंट सेपरेटली। हाँ, तो इसको हटाओ, सिर्फ यही लगाओ। मेरे खुद भरोसा नहीं होता है इस पर। वेयर द सप्लाई इज मेड टू कंसिडरेशन एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स शैल प्रोनॉमिनली इंडिकेट ऑल द डॉक्यूमेंट assessment tax invoice and other the amount of tax shall be form a part of price which shall be made। तो Jay has to show the tax amount separately tax invoices। हाँ, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। सारे कर लिए क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।